जय श्री राम, जय श्री महाकाल। सोलर एनर्जी एक ऐसा सेगमेंट है, एक ऐसा सेक्टर है जहां पर हमें सबको एक अच्छा स्कोप दिखता ही दिखता है। अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप की जो न्यूज़ आई थी रिगार्डिंग, जैसे ही उन्होंने अपनी सत्ता पे वापस अपना कदम रखा था तो वहाँ पर क्लियरली उन्होंने कहा था कि हमें किसी भी प्रकार की रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करने का कोई मन नहीं है। इसी चक्कर में वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज एकदम धड़ाम से गिरे थे। बट क्या ये इन्वेस्टेबल कंपनीज हैं? क्या इनमें एक फ्यूचरिस्टिक स्कोप दिखता है? क्या ऐसा लग सकता है कि यहाँ पर पैसा लगाए तो हमारा पैसा बढ़ेगा? तो इन सब के ऊपर, ये सारे क्वेश्चंस के ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो हम आपके सामने रख रहे हैं, जो कि स्पेसिफिकली प्रीमियर एनर्जीज के ऊपर बात करेगा। अब इस वीडियो को मैंने 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, बट ये ध्यान रखिएगा किसी भी प्रकार की बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको बाइंग सेलिंग करनी है तो आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करने के बाद करिएगा और इसको एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखिएगा। तो जो चैप्टर्स है यहाँ पर, मैंने जिन चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया है वो क्या है? न्यूज़, क्योंकि इसके ऊपर कुछ ब्रोकरेज हाउसेज ने कुछ अच्छे कमेंट्स भी दिए हैं, कहीं पर नेगेटिव कमेंट्स भी दिए हैं। सेकेंडली विल बी टॉकिंग अबाउट एग्जैक्टली कंपनी क्या करती है बिजनेस। थर्ड विल फोकस ऑन फाइनेंसेस एंड फोर्थ विल बी टॉकिंग अबाउट टेक्निकल्स। लास्ट में मैं ज़रूर ये बताता ही हूँ कि मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ या नहीं। सो लेट्स बिगिन विथ फर्स्ट चैप्टर, दैट इज न्यूज़। न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ, एक कंपनी है बर्नस्टीन करके, उसने वारी एनर्जीज और प्रीमियर एनर्जीज के ऊपर कमेंट किया है और उनका जो टारगेट है वो और नीचे का दिया है। मतलब अभी जिस भाव पे चल रहा है वहाँ से भी 15% नीचे। अब उनका कहना ये है कि ये कंपनीज को अभी आगे ना पीछे जाके रिलायंस और अदानी के साथ में बहुत टफ कंपटीशन झेलना पड़ेगा। बट साथ ही साथ क्योंकि इन्होंने पायोनियर बिजनेसेस हैं, इन्होंने ही चालू किए थे सारे कॉन्सेप्ट्स, सोलर एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली इनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ज़रूर मिलेगा। बट अदानी, रिलायंस, जब ये लोग मार्केट में घुसेंगे तो ऑटोमेटिकली इनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर बनेगा। तब देखिए, रही बात इस न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या आएगा, क्या इसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आना चाहिए? आई विल से नो। रीज़न बहुत सिंपल है, ये जो कंपनीज़ हैं इंडिया में, जो सोलर की डिमांड है वो एक्सटेंसिव है। आज की तारीख में हर कोई पर्सन अपने बिजली के बिल से इतना परेशान है जिसकी लिमिट नहीं है। इनफैक्ट आप कमर्शियल फैक्ट्रीज़ में जाएंगे ना तो वो तो और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ से उनको बिजली खरीदनी है, उनको वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी खरीदनी है। कई कई जगह जो ये स्टेट गवर्नमेंट्स होती है वो खरीदती तो एनटीपीसी से है ना बिजली, क्योंकि जो बिजली, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी ये लोग खरीदते कहाँ? एनटीपीसी से। अब ये स्टेट बोर्ड्स के पास आती है, स्टेट बोर्ड से अलग अलग जगह पर ये डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, एट टाइम्स इनके बिल्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत जगह प्रॉब्लम आती है, कई कई बार समझ नहीं आता है कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बिल चले। और ये प्रॉब्लम मेरे हिसाब से हाउस होल्ड में नियर टू सबको आती ही आती है। आजकल लोग क्या करते हैं, अपने घर के ऊपर ही सोलर पैनल्स लगा देते हैं ताकि वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो तो जनरेट हो, और अगर एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी होगी तो वो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट को जाकर वो बेच देते हैं। ये फंडा चल रहा है। आप अभी रिसेंटली कहीं पे भी देखना, जहाँ पे भी, स्पेसिफिकली टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में, हर जना जो भी नया घर बना रहा है वो सोलर पैनल लगा ही रहा है। क्यों लगा रहा है? उसको भी लॉजिक समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो वारी और प्रीमियर एनर्जीज जो पायोनियर है इस बिजनेस में, जिन्होंने स्टार्ट किया है वाला कॉन्सेप्ट, सो ऑटोमेटिकली इनको कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा। बर्नस्टीन के हिसाब से रिलायंस और अदानी का इंपैक्ट इनके ऊपर रहेगा। इफेक्टिवली अगर मैं देखूँ, $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाली है इंडियन गवर्नमेंट इस सेगमेंट में। फ्यूचरिस्टिक स्कोप सही दिख रहा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और वारी और प्रीमियर एनर्जीज ऑलरेडी अर्ली मूवर्स हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये कंपनी बेसिकली करती क्या है, उसका बिजनेस समझते हैं इन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज बिजनेस। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इसी तरह से डिटेल्ड एनालिसिस करना है, समझना है कि जो न्यूज़ आती है वो ज़रूरी नहीं है कि परिपक्व न्यूज़ है या नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है या नहीं, तो उसके लिए मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर। यहाँ पर किसी भी प्रकार का क्रिप्टो नहीं सिखाया जाएगा, फ्यूचर ऑप्शंस नहीं सिखाए जाएंगे, इनफैक्ट किसी भी प्रकार का इंट्राडे ट्रेड भी नहीं होगा। इसमें प्योरली लॉजिकल इन्वेस्टिंग होगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप cnnikhilnenani.com जो मेरी वेबसाइट है वहाँ पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं, या आप कमेंट कर दीजिएगा कोर्स, तो माय टीम विल डेफिनेटली कनेक्ट विथ यू। सो बिजनेस की बात करते हैं। 1995 में एक कंपनी लॉन्च हुई थी, प्रीमियर एनर्जीज की हम बात कर रहे हैं, जिसका काम है सोलर सेल्स और सोलर पैनल बनाने का। सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया में जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, सोलर सेल्स एंड पैनल्स, मॉड्यूल्स बेसिकली मैन्युफैक्चर कर रही है। इसके कुछ प्रोडक्ट्स का नाम है सोलर पीवी सेल्स, इसके अलावा सोलर मॉड्यूल्स, ईपीसी प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम करते हैं और ये ट्रेडिंग भी करते हैं। अच्छी कंपनी है। फ्यूचरिस्टिक स्कोप अगर अपन देखें तो सेक्टर का, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, स्कोप अच्छा है। प्रॉब्लम ये है कि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है, प्लस टैरिफ वॉर का लफड़ा है, इन सब के चक्कर में अभी नेगेटिव सेंटीमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 5 फैक्ट्रीज हैं इनकी,
तेलंगाना में, हैदराबाद में है बेसिकली। हैदराबाद में 5 फैसिलिटीज़ है, और सबसे बढ़िया बात है जो उधर की लैंड है ना फैक्ट्री की, इन्हीं की है। तो असेट वाइज तो बढ़िया है ना, असेट तो है आपके पास, लैंड है। और आप एक बात सोचो, इंडिया की अगर हम बात करते हैं, कहीं पे भी इंडिया में लैंड हो, पॉपुलेशन तो अपनी बढ़ी रही है ना। इंडिया की पॉपुलेशन अराउंड 150 करोड़ है। एवरी ईयर वी इंक्रीज बाय 2%। हर साल हम 2% से नए इंडियंस आते हैं, भगवान जाने कहाँ से। और ये जो 2% आते हैं मतलब कितने हुए, 3 करोड़। अरे ये रहने के लिए घर तो मांगेंगे, इनको घर तो चाहिए। और इंडिया किस तरह से एक्सपैंड कर रहा है वो आप भी जानते हैं रियल एस्टेट में। वो अलग बात है, रियल एस्टेट मार्केट अभी थोड़ा बैठा हुआ है, अभी थोड़ा सा स्लैग है उस मार्केट में, बट एट दी एंड इवेंचुअली वो बढ़ेगा, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और इनके पास लैंड बैंक है, मतलब ये जो भी फैक्ट्रीज है ये लोग उधर ही अपनी लैंड खरीदने के बाद उसी के ऊपर फैक्ट्री बना रहे हैं, तो इनकी बैलेंस शीट में लैंड की वैल्यू तो होगी। दैट इज गुड। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए अभी ये नए नए सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ताकि जो इनके प्रोडक्ट्स है उसमें बहुत एफिशिएंसी नेक्स्ट लेवल की हो जाए, विच इज़ अ गुड साइन। जब एक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को अपग्रेड करना चाहती है, अपडेट करना चाहती है, तो ये बहुत बढ़िया साइन होता है, इसको ध्यान रखिएगा। मैन्युफैक्चरिंग से इन्हें 80% का रेवेन्यू आता है। ट्रेडिंग भी ये कुछ कुछ प्रोडक्ट्स की करते हैं, वहाँ से 12% आता है। और जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स है वहाँ से 8%। ठीक है, इनके क्लाइंट्स हैं एनटीपीसी, टाटा पावर, पैनासोनिक, शक्ति पंप्स, बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं। 99% इनका डोमेस्टिक है और 1% ही एक्सपोर्ट करते हैं। तो मतलब इफेक्टिवली ये भारत की कंपनी है। मेक इन इंडिया, सेल इन इंडिया, फंडामेंटल इज क्लियर। ये एक्सपोर्ट्स में इतने नहीं हैं। बट एक कंसर्निंग पॉइंट है, और ये बहुत कंसर्निंग, मतलब ज़्यादा कंसर्निंग पॉइंट है एक्चुअली। इनके जो टॉप कस्टमर, जो इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है ना कस्टमर, वो 18.5% ऑफ द रेवेन्यू उसी से आता है। मतलब मोटा माटी अगर मैं बोलूँ तो 20% आपको एक ही कस्टमर से आ रहा है। जो इनके टॉप 5 कस्टमर्स हैं वो टोटल मिला के 57% का कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं रेवेन्यू में। और जो टॉप 10 कस्टमर्स है उनका 75% का रेवेन्यू है। मतलब इनका बिजनेस कंसोलिडेटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड है। ये एक तरह से ठीक है, क्योंकि अगर आप B2B कर रहे हो तो ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो ठीक है, समझ में आता है कि ऐसा होगा। बट उतना ही थोड़ा सा रिस्की भी है। इनमें से कोई भी पलटा, इनमें से कोई भी अगर नेगेटिव हुआ तो ऑटोमेटिकली इनको रेवेन्यू का बहुत बड़ा नुकसान होगा। मेरे को ये कंसर्निंग पॉइंट ज़रूर लगता है, जब आपके पास कस्टमर्स का जो बेस है वो बहुत कंसोलिडेटेड है या कॉन्सेंट्रेटेड है ना, तो उसमें मेरे को थोड़ा सा रिस्क फैक्टर ज़्यादा लगता है। सो इफेक्टिवली अगर देखें, बिजनेस अच्छा है, बट रिस्की फैक्टर क्या है वो आपको समझ आ चुका होगा। कस्टमर्स इनके कम है, ठीक है, जबकि रेवेन्यू अच्छा है। तो लेट अस बिगिन विद द थर्ड चैप्टर, दैट इज फाइनेंसेस। 38,111 करोड़ की ये कंपनी है, जिसका प्राइस अर्निंग रेशियो एज ऑफ नाउ 165 है और इंडस्ट्री का 44 है। तो महंगी है, कोई डाउट ही नहीं है, महंगी है। ये कैसे हुई महंगी? भाई साहब, जो आईपीओ में लॉन्च हुआ था ये कंपनी, तो आईपीओ के टाइम पर जब लॉन्च हुआ तो आपने इसको डबल पे लॉन्च कर दिया ना। मतलब ऐसे कितनी सारी कंपनीज है जिनका वैल्यूएशन जो था उससे बहुत ऊपर लॉन्च हुआ है। हाँ, जबकि ये 1400 का हाई बना के 850 के अराउंड चल रही है, तो इफेक्टिवली तो अभी भी ओवर वैल्यूड है ये कंपनी, अभी भी ओवर वैल्यूड है। रही बात इंडस्ट्री की, अगर बात करें तो 45 है। मैं तो इसको वारी से कंपेयर कर लूँ तो वारी तो 61 पे है। वारी का पी रेशियो 61 है, इनका 165 है, तो दिक्कत तो है, कोई डाउट ही नहीं है। फाइनेंशियल्स की बात कर ले, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है उसके ऊपर बात कर ले। दिसंबर क्वार्टर में इनकी सेल्स थी 1713 करोड़, 1713 करोड़। अगर मैं दिसंबर 2023 से कंपेयर करता हूँ और बीच में आया था आईपीओ, तो देखो ये बात तय है कि जो सेल्स है वो बढ़नी तय थी। आईपीओ लाना है भाई, ऐसे ही थोड़ी है। उस समय 712 करोड़ थी, मतलब 700 करोड़ से 1700 करोड़ हो गई है, तो ऑटोमेटिकली 2-2.5 गुना बढ़ी। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करते हैं, जो पहले 123 करोड़ था वो बढ़कर 514 करोड़ हुआ है, मोर देन 4 टाइम्स। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 43 करोड़ से बढ़कर 255 करोड़। अगर ये मार्च क्वार्टर में ऐसे रिजल्ट्स नहीं आए तो गड़बड़ है, तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। ठीक है, तो मार्च क्वार्टर मेरे लिए बहुत क्रिटिकल रहेगा, मैं उसको ज़रूर एनालाइज करूंगा और उसका जो रिजल्ट होगा डेफिनेटली मैं या इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे ज़रूर डालूंगा। सितंबर 2024 क्वार्टर को देखें तो 1527 करोड़ से बढ़कर 1713 करोड़ दिसंबर क्वार्टर में हुआ। 10% का ही ग्रोथ हुआ। साल में आपका 2.5-3 गुना हो गया, और एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में सिर्फ 10% ही बढ़ा है। ठीक है भाई। ऑपरेटिंग मार्जिन 381 करोड़ से 514 करोड़, वही लाइन लेंथ पे चल रहा है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 206 करोड़ से 255 करोड़। तो देखो, सिंपल सी बात है, एक क्लियर समझ में आ रहा है कि आईपीओ लॉन्च के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं कंपनी में। अगर जेन्युइन है तो बहुत बढ़िया बात है, लग तो जेन्युइन रहा है, बट
थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। रही बात प्रमोटर होल्डिंग 64% पे स्टेबल है, FIIs 3% पे है, कोई बढ़त नहीं है। DIIs ने अपना बढ़ाया है इन्वेस्टमेंट 6.7 से 8.6, मतलब 2% करीब करीब बढ़ाया है। और पब्लिक की शेयर होल्डिंग 25% से 23% पे आई है। ये ठीक है, पब्लिक की शेयर होल्डिंग कम आती है तो इट इज़ गुड, अच्छा है उस हिसाब से देखा जाए तो। बट पॉइंट ये है, जिस भाव पे ये लॉन्च हुआ था ना IPO के बाद में, चलो भाव की बात कर रहे हैं तो अपन टेक्निकल्स में कर लेते हैं। लेट्स फोकस ऑन फोर्थ चैप्टर, दैट इज टेक्निकल्स। तो जो IPO पे लॉन्च हुआ था और IPO वाले दिन जब एकदम नीचे आके वापस ऊपर बढ़ा था, वो वाले प्राइस को भी ये क्रॉस करके नीचे जा चुका है। वो वाला प्राइस है 830, तो 850 के आजू बाजू इसका सपोर्ट था, वो टूट चुका है। अब फाइनल सपोर्ट 775 पे है, अगर वो भी गिर जाता है तो दिक्कत आएगी, ठीक है। प्लस ग्लोबल टेंशन हैं, प्लस डोनाल्ड ट्रंप का रुझान नहीं है इन सब चीज़ों में, प्लस कुछ ना कुछ बाहर का मार्केट इंडिया के मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है, जबकि इनका बिजनेस 99% इंडिया में है, स्टिल वो इम्पैक्ट करता है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए और कौन से IPOs के ऊपर आपको डिटेल वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा। इसके अलावा एक और चीज़ बता दूं कि मैं इसमें इन्वेस्टेड नहीं हूं और मैं आगे पीछे जाके इसमें इन्वेस्टमेंट का अभी से सोच नहीं रहा हूं। एज ऑफ नाउ तो नहीं सोच रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए मार्च के जो रिजल्ट्स हैं, मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं, वो बहुत क्रिटिकल है। सो टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।